नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और हम आज शुरू करते हैं आगे कुछ नए क्वेश्चंस जिससे जो नीट में फंस सकते हैं, नीट में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वर यूज्ड इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो किया था ग्रिफिथ ने, उसमें कौन से टाइप का बैक्टीरिया को यूज़ किया था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिप्लोकोकस आर थर्ड, एस सेकेंड टाइप, न्यूमोनोकोकस T2 फेज। तीसरा दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस आर सेकेंड तथा एस थर्ड टाइप। और डी को ऑप्शन दिया हुआ है डिप्लोकोकस ई कोलाई। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस आर सेकेंड एस थर्ड टाइप। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है बैक्टीरिया, ये क्या काम करता है, फेफड़ों में डिसीज़ उत्पन्न करता है, फेफड़े की डिसीज़ उत्पन्न करता है, लंग्स की डिसीज़ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द स्टेज इन द एल्डिहाइड आर लेबल्ड एज। हाइड्रेट मतलब वाटर, पॉन्ड मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये कुछ स्टेजेस दी गई हैं, मार्श, मेडो स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस किस प्रकार है, किस प्रकार बनेगा भाई। पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार तरह के अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा बनेगा, ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT में इसके बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आती है, इसके बाद आती है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आती है, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आती है, इसके बाद आएगी रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, और फिर लास्ट में आएगी मार्श मेड्यू स्टेज। तो ये जो स्टेजेस हैं ये इस तरह की स्टेजेस होती हैं। और मार्श मेड्यू के बाद कौन सी स्टेज आती है, स्क्रब स्टेज। और स्क्रब स्टेज के बाद फॉरेस्ट आता है। तो इस प्रकार ये एक के बाद एक स्टेजेस हैं जो आती हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए सारी स्टेजेस दी गई हैं। पहली स्टेज दी हुई है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दूसरी सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, तीसरी दी हुई है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज में सबमर्ज्ड प्लांट हैं। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, इसमें सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं। रेड स्वैम्प स्टेज है जिसमें काफ़ी पौधे खिले आए हैं और पानी की मात्रा बहुत कम हो गई, ज़मीन बढ़ गई है। ये मार्श मेड्यू स्टेज, इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे बन गए। स्क्रब स्टेज में पानी बिल्कुल नहीं है, केवल भूमि है और बहुत बड़े बड़े पेड़ स्टार्ट हो गए हैं। फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जंगल बन जाता है, फॉरेस्ट स्टेज में आ जाता है। तो इस प्रकार ये लाइन से स्टेज हैं। पहली फाइटोप्लैंक्टन होती है, उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, उसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मेड्यू स्टेज, स्क्रब स्टेज और फॉरेस्ट स्टेज। ये 7 प्रकार की स्टेज होती हैं। ये नीट में हाइड्रोसियर मतलब वही तालाब से ये स्टेजेस का बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है म्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ। जो म्यूल होता है वो किसका एग्जाम्पल है। पहला क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, सी दिया हुआ आउट ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ आउट क्रॉसिंग। तो इनमें से किसका एग्जाम्पल है म्यूल। तो म्यूल जो एग्जाम्पल है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग जाति के जिनके क्रोमोसोम
जिन्हें क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं को आपस में ब्रीडिंग कराई जाती है, जैसे कि डंकी और हॉर्स का जब ब्रीडिंग कराई जाती है तो वो म्यूल बनता है और हिन्नी बनती हैं। तो ये कौन से म्यूल और हिन्नी क्या हो गए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हो गए। ड्यूरिंग RDNA technology, which one of the following enzyme is used for cleaving DNA molecule? RDNA टेक्नोलॉजी में तुमने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्लीविंग DNA मॉलिक्यूल, जो DNA मॉलिक्यूल को क्लीविंग करने के लिए जो एंजाइम का यूज़ होता है वो कौन से एंजाइम का यूज़ होता है। पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का और हेलिकेज एंजाइम का। किस में से कौन सा एंजाइम का यूज़ होता है। तो इसमें से जो एंजाइम का यूज़ होता है वो सही आंसर है इसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है, इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो GA के मध्य से कट करता है। और कौन से ग्रुप को करेगा, GAATTC वाले ग्रुप में कट करेगा, और वो भी कहाँ पर, GA के बीच में। तो एक स्ट्रैंड में GA के बीच में, दूसरे स्ट्रैंड में GA के बीच में कट करेगा, जिससे कि दो स्टिकी एंड बन जाएंगे, स्टिकी एंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एम्ब्रियो सैक हैज़, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है तब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करते समय उसके बाद क्या क्या होता है। तो 4 गैमीट्स होते हैं उस समय, 3 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, या 1 गैमेटिक न्यूक्लियस होता है। इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसमें से जो आंसर सही है वो है तीसरा, 2 म्यूल गैमीट होते हैं। ये 2 म्यूल गैमीट किस प्रकार बनते हैं कि इसमें जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, और जब पोलन ट्यूब बनती है तब जेनेटिव ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जेनेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस में दोनों साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं पोलन ट्यूब में। जब पोलन ट्यूब काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है स्टाइल में, तब जेनरेटिव ट्यूब 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। अब ये तीनों 2 मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब एम्ब्रियो सैक के अंदर जब पहुंचते हैं तब वेजिटेटिव न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और केवल डिसअपीयर हो जाता है, और केवल 2 मेल गैमीट ही बचते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है 2 मेल गैमीट है वही एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ, तीसरा आंसर हुआ 2 मेल गैमीट। देखिए इसमें मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या जेनेटिव न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। जब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 2 मेल गैमीट बना लेता है जेनेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं, और जब इसमें एम्ब्रियो सैक में जाकर जाएंगे और जब ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएंगे तब क्या करेंगे, तब ये एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो ख़त्म हो जाएगा और केवल 2 मेल गैमीट ही रह जाएंगे, इसलिए इसका आंसर जो है 2 मेल गैमीट होगा। देखिए इसमें जाते समय दिखाया गया है 2 मेल गैमीट दिखाए गए हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं 2 मेल गैमीट है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस ख़त्म हो गया है। नी एंड एल्बो जॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब किसका एग्जाम्पल है ये आप देखिएगा। हिंज जॉइंट का है, ग्लाइडिंग जॉइंट का है, पिवट जॉइंट का है, वॉलनट सॉकेट जॉइंट का है। तो नी और जो एल्बो है ये जॉइंट का किस प्रकार की जॉइंट है, हिंज जॉइंट है इसका, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हिंज जॉइंट होगा। पहला आंसर सही होगा इसका। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट
टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। बी ऑप्शन दिया है डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। सी ऑप्शन दिया है अमोनिफिकेशन कहलाता है। डी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो इसमें क्या आंसर क्या सही है? इसमें जो आंसर सही है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा सही होगा? बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन रेसेसिव करेक्टर्स लाइक हीमोफिलिया आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर 12 और तीसरा ऑप्शन दिया है एक्स क्रोमोसोम और चौथा ऑप्शन दिया है 11th क्रोमोसोम। तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम है जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लाइक जैसे कि हीमोफिलिया इसका ट्रांसमिटेड करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इसका सही आंसर होगा। अगला है, सर्टोलाइज सेल्स आर रेगुलेटेड सर्टोलाइज सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। किसके द्वारा रेगुलेटेड की जाती है? तो पहला ऑप्शन है GH हार्मोन, दूसरा LH हार्मोन, तीसरा प्रोलैक्टिन और चौथा FSH हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा ये पिट्यूटरी सर्टोलाइज सेल्स का रेगुलेशन होता है? इसका सही आंसर है FSH। इसका सही आंसर कौन सा होगा? FSH होगा। द बायोजियोग्राफिक रीजन इन इंडिया हैविंग मैक्सिमम एंडेमिज्म फॉर एम्फीबियन इज़। तो मतलब एम्फीबियन के लिए जो मैक्सिमम एंडेमिज्म इंडिया के अंदर कहाँ पर होगा? द वेस्टर्न घाट, दूसरा है द इंडो बर्मा रीजन और तीसरा है हिमालयन रेंज और चौथा है गैंगेटिक प्लेन्स। तो इसमें से कहाँ पर इसका आंसर सही होगा? किस जगह का होता है इंडिया में? इंडिया में किस जगह पर एम्फीबियंस की बढ़ोतरी, वहाँ एम्फीबियन की तादाद ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर है पहला वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में इस एम्फीबियंस बहुत अधिक होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क। तो बायोस्फीयर जो है वो नेशनल पार्क से किस प्रकार डिफ़र करती हैं? पहला ऑप्शन दिया है ह्यूमन आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा दिया हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा दिया हुआ है ह्यूमन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और चौथा दिया हुआ है ओनली प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड इन एन इनसाइट इन्वायरमेंट। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका ह्यूमन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अर्थात तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्या है? तो इसमें क्या बताया था कि ह्यूमन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है और बहुत लार्ज एरिया में होता है और उसके अंदर ह्यूमन भी अपने गांव भी होते हैं, ह्यूमन भी अपने उसमें रहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, ह्यूमन बायोस्फीयर का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, DNA पॉलीमराइजेशन रेट ऑफ DNA पॉलीमरेज इज। तो DNA पॉलीमरेज का जो DNA पॉलीमराइजेशन रेट है वो कितना होता है? DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका DNA पॉलीमराइजेशन रेट कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इसे याद कर लो, अपनी नोटबुक बना लो, उस नोटबुक में लिख लो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। और
सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और एक नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस आंसर सहित आप लिखते रहें, जिससे कि आपके नीट में अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सके और नीट में आपका सिलेक्शन हो सके, इसी साल सिलेक्शन हो जाए। दूसरा इसका आंसर सही है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। SNP विच इज़ प्रोनाउंस एस स्निप स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है SNP का? स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन होता है SNP। दूसरा दिया हुआ है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल। तीसरा दिया हुआ है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और चौथा दिया हुआ है स्मॉल निकिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर है SNP का जो फुल फॉर्म होती है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ। चारगाफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग स्टेट्स दैट, चारगाफ रूल क्या है ऑफ बेस पेयरिंग का जो चारगाफ रूल था वो क्या है? पहला दिया द रेशो ऑफ प्यूरिन टू पिरिमिडीन इज़ रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म का हम टेस्ट करेंगे उन सब का क्या होगा कि पिरिमिडीन और प्यूरिन का रेशो कैसा होगा? रफली इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा। दूसरा है द रेशो ऑफ द A to T इज़ रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म। सारे टेस्टेड ऑर्गेनिज्म का A तथा T का जो रेशो है वो भी रफली इक्वल ही होगा। सी दिया हुआ A+T/G+C इज इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म, मतलब A+T/G G+C A+T तथा G+T का जो रेशो है वो इक्वल होगा सभी एनिमल्स में। या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बोथ A एंड B, A और B दोनों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बच्चों डी आंसर सही होगा। A और B बोथ दोनों ही सही हैं। द प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशो है वो इक्वल होता है और A तथा T का, क्योंकि A T के साथ संयुक्त होता है, बॉन्ड बनाता है, इसलिए जितने A होंगे उतने ही T होंगे। तो A और T का T भी इक्वल होंगे। सही, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर इसका सही हो गया। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चारगाफ्स रूल, दिस रूल स्टेट्स दैट देयर इज वन रेशो ऑफ प्यूरिन AG टू पिरिमिडीन TC। तो A T के साथ रहता है और G C के साथ बॉन्ड बनाता है। तो प्यूरिन जो A और G हैं वो पिरिमिडीन T और C, इनका जो रेशो है वो 1:1 का रहता है। दिस इज़ ट्रू बिकॉज A बाइंड्स विद T एंड G बाइंड्स विद C, मतलब A T के साथ संयुक्त रहता है और G C के साथ संयुक्त रहता है। इसका मतलब A जितने होंगे उतने ही T होंगे और जितने G होंगे उतने ही C होंगे। तो यही बात उसमें कही गई थी, इसलिए ऑप्शन कौन सा था उसका? डी आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं द मोस्ट कॉमन वे ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज थ्रू द। तो बताइए इसमें मोस्ट कॉमन वे कौन सा है जीन एक्सप्रेशन का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में? पहला है कंट्रोल ऑफ mRNA ट्रांसलेशन। दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय ट्रांसलेशन। और सी है प्रिवेंशन ऑफ DNA अनकॉइलिंग पीरियर टू ट्रांसक्रिप्शन। और चौथा है कंट्रोल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, कंट्रोल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन।
इसका सही आंसर है डी। इस प्रकार सारे क्वेश्चन हमारे हो गए आज के। बस आज इतना ही। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। और नीट के लिए इसी बार खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि नीट में आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाए, नेक्स्ट ईयर आपकी आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, मैं मेरे ऐसी वीडियो रोज़ाना आप देखें, रोज़ाना क्वेश्चन थोड़े थोड़े इसमें देता रहूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से कराता रहूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूँगा। सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये नीट में आए, मेडिकल लाइन में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं दूंगा, जिससे कि उनका आने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। धन्यवाद।